एक शहर की कल्पना कीजिए, एक ऐसा शहर जो पूरा का पूरा सोने और जवाहरात से बना हो, एक महानगर जो समंदर से जमीन छीनकर बसाया गया था। अब जरा सोचिए कि ये शानदार शहर बस एक ही दिन में समंदर की लहरों के नीचे समा जाए। नहीं, ये कोई फैंटेसी फिल्म की कहानी नहीं है, ये कथा है द्वारका की। और आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे कि क्या ये वाकई में सच था। अगर हम पुरानी कहानियों और ग्रंथों की माने तो ये सिर्फ कोई शहर नहीं था, बल्कि समझिए कि ये प्राचीन दुनिया का एक नगीना था। कहा तो ये भी जाता है कि इसकी दीवारें वो भी ठोस सोने की बनी थीं, जो सूरज की रोशनी में एकदम चमक उठती थीं, और फर्श वो चमचमाती चांदी के थे। मतलब इस तरह की दौलत के बारे में सोचना भी आज के जमाने में मुश्किल है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। भागवत पुराण तो एक और भी बड़ी और भी भव्य तस्वीर दिखाता है। वो बताता है कि वहां थे 9 लाख से भी ज्यादा आलीशान महल, और हाँ, हर एक महल कीमती रत्नों से जड़ा हुआ था। जरा सोचिए, 9 लाख, ये नंबर तो आज के किसी भी मॉडर्न शहर से कहीं कहीं ज्यादा है। ये सच में एक दैवीय साम्राज्य ही रहा होगा। तो इतना बड़ा, इतना आलीशान शहर रातों रात गायब हो गया। और बस यहीं से सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या द्वारका सिर्फ एक दिलचस्प कहानी है जो हम पीढ़ियों से सुनते आ रहे हैं, या फिर समंदर की उन गहराइयों में लहरों के नीचे वाकई कोई ऐतिहासिक सच्चाई दबी हुई है। चलिए आज इसी रहस्य की तह तक चलते हैं और सबूतों को टटोलते हैं। अच्छा, अब इससे पहले कि हम पानी के नीचे मिले सबूतों की बात करें, ये जरूरी है कि हम पहले उस कहानी को समझें। क्योंकि देखिए, प्राचीन ग्रंथों में सिर्फ कहानियां नहीं होती, उनमें छुपे होते हैं सुराग। तो सवाल ये है कि ये ग्रंथ हमें द्वारका के बनने और फिर उसके अचानक भयानक अंत के बारे में क्या बताते हैं। तो कहानी शुरू होती है भगवान कृष्ण के मथुरा छोड़ने से। वो सीधे समुद्र देव के पास जाते हैं और उनसे रहने के लिए जमीन का एक टुकड़ा मांगते हैं। और समंदर से मिली इसी जमीन पर देवताओं के आर्किटेक्ट विश्वकर्मा एक ऐसे शहर को बनाते हैं जिसकी सुंदरता की कोई मिसाल नहीं थी। और इसके जो शानदार गेट थे, जो प्रवेश द्वार थे, उन्हीं की वजह से इसका नाम पड़ा द्वारका, यानी द्वारों का शहर। जरा सोचिए, एक ऐसे प्राचीन शहर के बारे में जिसे आज के किसी टॉप सिटी प्लानर की तरह एकदम सटीक तरीके से डिजाइन किया गया हो। सड़कें एकदम सीधी, व्यवस्थित, जो सीधे एक चहल पहल वाले पोर्ट यानी बंदरगाह तक जाती थी। पानी का सिस्टम इतना एडवांस था कि शहर में हरे भरे बाग थे, बड़े बड़े बाजार थे, और शहर पूरी तरह से सेल्फ सफिशिएंट, मतलब आत्मनिर्भर था। ये सिर्फ सोने का शहर नहीं था, ये उस दौर की इंजीनियरिंग का एक जीता जागता चमत्कार था। लेकिन कहते हैं ना, हर चमकती चीज। खैर, सोने का ये शहर भी अपने अंत से नहीं बच सका, और इसका अंत लिखा गया 2 भयानक श्रापों से। पहला श्राप दिया महाभारत युद्ध के बाद दुखी गांधारी ने। उन्होंने कृष्ण को श्राप दिया कि जैसे उनका वंश खत्म हुआ, वैसे ही कृष्ण का यदुवंश भी आपस में लड़कर खत्म हो जाएगा। और फिर एक दूसरे श्राप ने, जो कुछ ऋषियों ने दिया था, इस विनाश पर पक्की मोहर लगा दी। और इसी के चलते एक ऐसा गृह युद्ध छिड़ा जिसने पूरे यदुवंश को अंदर से ही खोखला कर दिया। और फिर जैसे ही भगवान कृष्ण ने इस दुनिया को छोड़ा, वो आखिरी दिन आ ही गया। जिस समंदर ने कभी इस शहर को बनाने के लिए अपनी जमीन दी थी, उसी समंदर ने पूरी ताकत के साथ उसे वापस मांग लिया। और बस एक ही झटके में वो पूरा का पूरा आलीशान शहर हमेशा के लिए सागर की गहराइयों में खो गया। और इसी के साथ एक स्वर्ण युग का अंत हो गया। तो सदियों तक द्वारका बस एक कहानी बनकर रह गई, एक ऐसी कथा जो सिर्फ पुरानी किताबों और किस्सों में जिंदा थी। लेकिन फिर आई 20वीं सदी और चीजें बदलने लगी। अब ये कहानी सिर्फ एक कथा नहीं रही, बल्कि ये एक असली साइंटिफिक खोज का, एक मिशन का हिस्सा बनने वाली थी। और ये खोज कोई छोटी मोटी नहीं थी, ये एक लंबी मैराथन थी। इसकी शुरुआत हुई 1963 में जमीन पर हुई छोटी मोटी खुदाई से। फिर 80 के दशक में आए एक विजनरी आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर SR राव, जिन्होंने समंदर की गहराइयों में उतरने की हिम्मत दिखाई। फिर 21वीं सदी आई, अपने साथ सोनार मैपिंग जैसी हाईटेक मशीनें लेकर, जिसने पानी के नीचे कीचड़ में दबे राजों से पर्दा उठाया। और अभी हाल ही में 2024 में एक बेहद खास अंडरवाटर विजिट ने इस पूरी खोज को एक बार फिर से दुनिया भर की सुर्खियों में ला दिया।
तो इस पूरी खोज की कहानी में इसके केंद्र में एक ऐसे इंसान थे जिनका यकीन चट्टान की तरह मजबूत था। वो मानते थे कि द्वारका सिर्फ एक कहानी हो ही नहीं सकती। ये थे डॉक्टर SR राव। उनका नजरिया बड़ा साफ था। वो कहते थे कि मैं महाभारत और पुराणों को सिर्फ धार्मिक किताबें नहीं मानता, मैं उन्हें ऐतिहासिक दस्तावेज के तौर पर देखता हूँ। और बस यही एक सोच उनकी पूरी खोज का आधार बनी। लेकिन देखिए, सच की खोज का रास्ता कभी आसान नहीं होता। डॉक्टर राव को अपने ही फील्ड के लोगों के शक का सामना करना पड़ा। फंडिंग तो समझिए ना के बराबर थी, और टेक्नोलॉजी भूल जाइए, ना कोई अंडर वाटर रोबोट, ना कोई सोनार। हालात ऐसे थे कि डॉक्टर राव ने अपना पहला सबसे जरूरी मिशन सिर्फ 800 रुपए के बजट से शुरू किया था। जी हाँ, सिर्फ 800 रुपए। इतनी सारी मुश्किलों के बाद भी 1983 से 1992 के बीच उनकी टीम ने जो खोज निकाला वो हैरान कर देने वाला था। उन्हें कोई छोटा मोटा मलबा नहीं मिला, उन्हें मिली 560 मीटर लंबी एक बहुत बड़ी दीवार। उन्हें पत्थर के खंभों के टुकड़े मिले, और सबसे बड़ी बात, उन्हें मिले पत्थर के एंकर यानी लंगर। और उनकी जो खास डिजाइन थी ना, वो इस बात का पक्का सबूत थी कि यहाँ कभी एक बिजी, एक एडवांस्ड, एक प्राचीन बंदरगाह हुआ करता था। तो डॉक्टर राव के काम ने एक मजबूत नींव तो रख दी थी, लेकिन द्वारिका के असल रहस्यों से पर्दा उठाने का काम करने वाली थी 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी। अब ये खोज एक नए दौर में और भी ज्यादा गहराई में जाने वाली थी। साल 2001 के बाद खेल में एक क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी आ गई, एडवांस्ड सोनार टेक्नोलॉजी। ये कुछ ऐसा है जैसे पानी के अंदर देखने के लिए एक सुपर पावर मिल जाना। साइंटिस्ट अब समंदर के फर्श का एक पूरा डिजिटल मैप बना सकते थे, और अचानक उस कीचड़ भरे समंदर के नीचे कुछ पैटर्न दिखने लगे। सीधी लाइनें, स्ट्रक्चर्स, एक पूरे के पूरे दबे हुए शहर का नक्शा उभरने लगा। और फिर जब वहां मिली चीजों की कार्बन डेटिंग हुई तो जो नतीजे आए वो सच में चौंकाने वाले थे। वहां से मिली कुछ कलाकृतियों की उम्र लगभग 9000 साल पुरानी निकली। 9000 साल! इसको अगर हम ठीक से समझें तो ये महान हड़प्पा सभ्यता से भी हजारों साल पुरानी बात है। मतलब ये खोज भारत के पूरे इतिहास को, उसकी टाइमलाइन को फिर से लिखने की ताकत रखती है। अब ये रहस्य और भी ज्यादा गहरा हो चुका था। और जानते हैं, यहीं पर आकर कहानी और साइंस एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर मिल जाते हैं। एक तरफ है पौराणिक कथा जो कहती है कि समंदर ने अपना दिया हुआ शहर वापस ले लिया, और दूसरी तरफ है साइंस जो ठीक उसी दौर में समंदर के लेवल में अचानक और बहुत तेजी से हुई बढ़ोतरी के सबूत देता है। तो दो अलग अलग रास्ते, एक कथा का, एक विज्ञान का, लेकिन दोनों इशारा कर रहे हैं एक ही तरफ, एक ऐसे शहर की तरफ जो अचानक आई बाढ़ में डूब गया। तो सवाल ये उठता है कि इन सब खोजों का आज के समय में क्या मतलब है? ऐसा क्या है द्वारका की इस कहानी में जो आज भी दुनिया भर के लोगों को अपनी तरफ खींचती है? 2024 में प्रधानमंत्री मोदी की वो अंडर वाटर विजिट, वो सिर्फ एक फोटो ऑप नहीं थी। उस एक डुबकी ने द्वारका की इस खोज को फिर से दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया। ये एक सिंबल था, एक प्रतीक था कि भारत अपनी हजारों साल पुरानी विरासत को सिर्फ सहेजने के लिए ही नहीं, बल्कि उसे मॉडर्न साइंस की मदद से दुनिया के सामने लाने के लिए भी कितना सीरियस है। तो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? वो ये है कि द्वारका की खोज हमें ये सिखाती है कि कभी-कभी जो हमें सिर्फ कहानियां लगती हैं, जो पौराणिक कथाएं होती हैं, वो असल में हजारों साल पुरानी सच्ची घटनाओं की यादें होती हैं। ये वो जगह है जहां आस्था और विज्ञान एक दूसरे के दुश्मन नहीं, बल्कि एक ही सच तक पहुंचने के दो अलग-अलग रास्ते बन जाते हैं। और ये पूरी बात हमें एक बहुत ही रोमांचक सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर द्वारका का ये सुनहरा शहर, जिसे सदियों तक सिर्फ एक कल्पना माना गया, अगर वो सच था, तो फिर हमारे समंदर की गहराइयों में और कितनी कहानियां और कितने खोए हुए शहर छुपे हुए हैं, जो बस इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कोई आए और उनके राजों से पर्दा उठाए।